हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम जो देखने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उपसह संयोजी यौगिक। तो उपसह संयोजी यौगिक में आज के इस लेक्चर्स में हम जो बात करने वाले हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से, जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है इनकी जो महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं हैं, इनके परिकल्पनाओं को जानने वाले हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता क्या है, इसको हम कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, देखना अभी आपको तुरंत तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर हम बात करें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता क्या है और इनके कितनी परिकल्पनाएं हैं, तो चलिए इनको बारी बारी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात यह कहा गया है कि संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड द्वारा घिरा होता है। एक बात आपको पता है कि जो हमारा संकुल होता है मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो चारों ओर लिगेंडों से घिरा हुआ होता है। ये आपको अच्छे से पता है। जैसे मान Fe(Cl) का होल 6 और 2+ चार्ज में अगर देखा जाए तो ये जो हमारा Fe होता है, ये चारों तरफ जो है Cl से जो है उपसह संयोजी बंध द्वारा जो है इस तरीके से घिरा हुआ होता है। ये Cl कौन होता है? ये Cl हमारा लिगेंड होता है। यानी कुल मिला के केंद्रीय धातु परमाणु जो है चारों तरफ जो है लिगेंडों द्वारा घिरा हुआ होता है, यही बताया गया है। आगे कहा गया जिसमें एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, मतलब इसमें एक या एक से ज्यादा जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है होते हैं, ऐसा भी होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है पाए जाते हैं। समझ में आई बात? ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि ऋणावेशित लिगेंड ऋणावेशित बिंदु माने जाते हैं। अगर कोई हमारा लिगेंड है और वो ऋणावेशित है, जैसे यहाँ पे देखा गया Cl, तो Cl पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो ऋणावेशित लिगेंड होते हैं वो ऋणावेशित बिंदु माने जाते हैं। इसी प्रकार उदासीन लिगेंड बिंदु द्विध्रुव माने जाते हैं। अगर उदासीन लिगेंड है तो बिंदु द्विध्रुव माना जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि ऋणावेशित जो लिगेंड होते हैं वो ऋणावेशित बिंदु माने जाते हैं और जो उदासीन होता है वो बिंदु द्विध्रुव माने जाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? है दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये बताया गया कि धातु आयन एवं लिगेंड के मध्य के अंतःक्रिया पूर्णतया वैद्युत स्थैतिक होती है। यानी जो धातु होता है, धातु आयन सेंट्रल मेटल एटम, और जो लिगेंड्स होते हैं दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है वो वैद्युत स्थैतिक होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। समझ में आ गई? वैद्युत स्थैतिक होती है, इसको ध्यान रखिएगा। वही कहा गया धातु आयन एवं लिगेंड के मध्य अंतःक्रिया पूर्णतया वैद्युत स्थैतिक होती है। अगला पॉइंट है किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु। मान लीजिए कोई हमारा गैसीय धातु परमाणु है में पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान होती है। एक बात आप जाने रहना, ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स में एक डी सबसेल में 5 कक्षक होते हैं और पांचों कक्षकों की ऊर्जा अगर देखा जाए तो समान होती है। तो वही कहा गया कि किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु में पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है तथा ये अपभ्रष्ट होते हैं। भाई जब समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं तो इन्हें हम अपभ्रष्ट कक्षक कहा जाता है। यह अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक धातु परमाणु सममित क्षेत्र द्वारा घिरा होता है। यानी ये जो डी कक्षक पांचों अपभ्रष्ट होते हैं, इनकी अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक ये सममित क्षेत्रों द्वारा घिरे होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? उसके बाद ये कहा गया अगला पॉइंट कि जब एक संकुल यौगिक बनता है तो केंद्रीय धातु आयन विभिन्न लिगेंडों द्वारा घिर जाते हैं। भाई कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो उसमें जो लिगेंड भाई केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो लिगेंडों द्वारा चारों ओर से घिर जाते हैं। समझ में आई बात? अगला है संकुल में डी कक्षक। अब जब घिर जाएगा तो जो संकुल होगा उसमें जो डी कक्षक होगा T2G तथा EG समुच्चयों में विभक्त हो जाते हैं। यानी जो डी कक्षक है ये T2G और EG में जो है विभक्त हो जाते हैं। अब ये T2G और EG क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्कशन प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने उसी के बारे में डिटेल से समझाए हैं। तो यहाँ बताया गया कि T2G तथा EG समुच्चयों में विभक्त हो जाते हैं। लिगेंडों के असममित क्षेत्रों के प्रभाव में अपभ्रष्ट कक्षकों का T2G तथा EG विकक्षकों में विभक्त होना DD विपाटन कहलाता है। भाई लिगेंड जो होते हैं, लिगेंडों के असममित
क्षेत्र के प्रभाव में, यानी असममित, सम्मित का मतलब होता है समान, असममित का मतलब भाई उसमें ऊर्जा का अंतर होता है। तो असममित क्षेत्रों के प्रभाव में अपभ्रष्ट कक्षकों का, यानी जो अपभ्रष्ट कक्षक होते हैं, 5D कक्षक को अपभ्रष्ट कक्षक कहा जाता है। तो अपभ्रष्ट कक्षकों का T2G तथा AG कक्षकों में विभक्त होना DD विपाटन कहा जाता है। यानी ये 5D कक्षकों का T2G और EG कक्षकों में विभक्त होना, इसे DD विपाटन कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा ये 3D है, ये आगे जा करके ये जो है 3 इधर और 2 इधर में टूट जाता है। तो इस तरीके से D कक्षकों में ये हमारा T2G होगा और ये हमारा EG होगा। तो भाई D कक्षकों का T2G और EG कक्षकों में विभक्त होना जो है DD विपाटन बोला जाता है। इसको ध्यान रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया DD विपाटन के कारण T2G तथा EG समुच्चय की ऊर्जा का अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाता है। भाई जब ये DD विपाटन होता है तो इसमें T2G और EG कक्षक अलग अलग होते हैं। तो अब ये दोनों ऊपर नीचे इस तरीके से होते हैं, तो इनके दोनों के बीच में कुछ ऊर्जा का अंतर होता है, तभी तो ये ऊपर नीचे होते हैं। तो इनके दोनों के बीच में ऊर्जाओं का जो अंतर होता है उसे हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोला जाता है। आगे कहा गया इसे डेल्टा जीरो लगा है, जीरो का मतलब अष्टफलकीय होता है, तथा डेल्टा टी का मतलब टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो संबंध होता है दोनों में, डेल्टा टी बराबर 4/9 गुणे डेल्टा जीरो, यानी ये जो है डेल्टा टी और डेल्टा जीरो में संबंध को स्थापित करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये इनकी 6 बातें हैं। 6 बातें आपको बारी बारी करके याद रखना है, और 6 बातें जब याद रहेगा तब ये आपका पूरा जो है पोस्टुलेट्स होता है। सबसे पहली बात हमने आपको क्या बताया? सबसे पहली बात यही बताया कि संकुल में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो लिगेंडो द्वारा जो है घिरा हुआ होता है, जिसमें एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। पहली बात तो ये बताएं। दूसरी बात हमने आपको ये बताया कि जो ऋणावेशित लिगेंड होते हैं वो ऋणावेशित बिंदु माने जाते हैं, और जो उदासीन लिगेंड होते हैं ये बिंदु द्विध्रुव भाई ऋणावेशित लिगेंड है तो बिंदु द्विध्रुव माने जाते हैं। और अगली बात है धातु आयन एवं लिगेंड के मध्य जो अंतःक्रिया होती है पूर्णतया वैद्युत स्थैतिक होती है। कैसी होती है? पूर्णतया वैद्युत स्थैतिक होती है। और अगली बात जो बताया गया कि किसी विलयित गैसीय धातु परमाणु में 5 D कक्षकों की ऊर्जाएं लगभग समान होती है तथा ये अपभ्रष्ट होते हैं। भाई D कक्षकों की ऊर्जा समान होगी तो जाहिर सी बात है ये अपभ्रष्ट होते हैं। यह अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक धातु परमाणु सममित क्षेत्र द्वारा घिरा होता है। भाई जब तक वो सममित क्षेत्र द्वारा घिरा रहेगा तब तक उनकी ये अपभ्रष्ट अवस्था बनी रहती है। और अगला है कि जब एक संकुल यौगिक बनता है तो केंद्रीय धातु आयन विभिन्न लिगेंडों द्वारा घिर जाते हैं। भाई कोई भी एक संकुल यौगिक बनेगा तो जो केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम होगा वो लिगेंडों द्वारा चारों ओर से घिर जाता है। और संकुल में D कक्षक जो होता है वो T2G और EG समुच्चयों में विभक्त हो जाते हैं। यानी जो D कक्षक हमारा होता है वो T2G और EG समुच्चयों में विभक्त हो जाते हैं। और लिगेंडों के असममित क्षेत्र के प्रभाव के कारण ये जो लिगेंड होता है इसका असममित क्षेत्र के प्रभाव के कारण अपभ्रष्ट कक्षकों का T2G और EG कक्षकों में विभक्त होना भाई क्यों होता है? लिगेंडों के असममित प्रभाव के कारण होता है। और लिगेंडों का T2G और EG कक्षकों में विभक्त होना ही DD विपाटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? DD स्प्लिटिंग जो है बोला जाता है। और आगे कहा गया कि DD विपाटन के कारण अब क्या हो रहा है? DD विपाटन हो रहा है, मतलब T2G और EG में टूट रहा है D कक्षक। तो DD विपाटन के कारण T2G तथा EG कक्षकों की ऊर्जा का अंतर, भाई दोनों में जो ऊर्जाओं का अंतर होता है वो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है। इसे डेल्टा जीरो मतलब अष्टफलकीय है ऑक्टाहेड्रल, तथा डेल्टा टी का मतलब टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय से प्रदर्शित करते हैं। और दोनों में जो संबंध होता है वो डेल्टा टी बराबर 4/9 गुणे डेल्टा जीरो, ये संबंध आपको देखने को मिलता है। ये विकल्प में भी पूछा गया है और 1 नंबर में भी पूछा गया है।
और बाकी 5 नंबर में जो है 4 या 5 नंबर में ये लॉन्ग में जो है पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होते क्या है और इनके जो है प्रमुख परिकल्पनाएं क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।